चलिए सभी को नमस्कार। सामने आ गए हैं, आप लोग भी सामने आ जाइए। जितने भी लोग 6 to 8 या 9 10th जिनका भी मैथ्स है, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और आप लोग अपने अपने ग्रुप में सेशन को शेयर भी कर दीजिए। बहुत टेंशन लग रहा है सर, किस चीज़ का टेंशन? चलिए ना सीधे सीधे हम क्लास की शुरुआत करें। आज का पहला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना, तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वो राशि क्या होगा? अब देखिए, क्या प्रिंसिपल था हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 3 साल में ये प्रिंसिपल बढ़कर 8,028 हो जाएगा और 6 साल में यही प्रिंसिपल बढ़कर 12,042 हो जाएगा। तो आप बस यहाँ ये देखिए कि ये जो गैप है, ये 6 साल का गैप है, लेकिन ये गैप अगर देखें तो ये 3 साल का है। अब पूरा 6 साल में से 3 साल ये है, तो ये गैप भी 3 साल का ही होगा। आप कहेंगे हाँ। आप ध्यान रखेंगे कि समान समय अंतराल में प्रिंसिपल और अमाउंट जीपी बनाता है। और जीपी का मतलब क्या? दूसरा पद, दूसरा पद बटे पहला पद और बराबर तीसरा पद और बटे दूसरा पद। ये तो आपको पता ही होगा कि 3 टर्म अगर जीपी में हो तो दूसरा बटा पहला और तीसरा बटा दूसरा। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो इक्वल होता है। इसी को सॉल्व करिए। ये ये क्या हो गया? यहाँ आप देखिए 4,014 दूनी 8,028 और 4,014 तिया 12,042। ठीक है। और यहाँ से 3 से ये भी कट जाएगा। ये 26 तिया 78, 7 तिया 21 और 6 तिया 18। यहाँ से प्रिंसिपल क्या होगा? 6 दूनी 12 और 26 दूनी 52 एक 53, यानी 5352 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बिना रेट निकाले हुए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है। सीधा आपका प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। रेट निकालने के चक्कर में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आज मैच है, अब सारे लोग मैच में लगे हुए हैं, है ना? और बहुत कम लोग हैं जो आज इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग मैच की भी मजा लीजिए। एग्जामिनेशन जब आएगी तो फिर उस दिन आपको मैच याद आएगा। ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। पी क्यू और पी आर प्रत्येक 12 सेमी की जीवाएं हैं। पी ओ क्यू आर की जीवा एस पर एक दूसरे को काटती है। ओ एस की लंबाई क्या होगा? अब सबसे पहले आप देखिए, जीवा जो है ना वो पी क्यू और पी आर है। अब पी क्यू और पी आर और दोनों समान जीवा है। सबसे पहली बात, ये दोनों जीवा में देखिए ना एक पी कॉमन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसमें एक पॉइंट कहीं पर पी है, और इसी पी से एक हमारा पी क्यू जीवा है और एक हमारा पी आर जीवा है। ठीक है। एक हमारा पी आर जीवा है और दोनों ही जीवा 12 सेमी का है। साथ ही साथ हम एक और चीज जानते हैं, पी ओ क्यू आर, क्यू आर को यानी आप क्यू आर को मिला दें। पी ओ तो इसका सेंटर है, पी ओ ये इसे एस पर काटता है। ठीक है। अब त्रिज्या दिया है 10, तो ये भी हमारा त्रिज्या 10 हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना टेक्निकल माइंड यूज करना होगा, नहीं तो फिर आप टेंशन में ही रह जाएंगे। टेक्निकल माइंड क्या? एक ही पॉइंट से दो जीवा है और दोनों जीवा की लेंथ सेम है। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक फिगर हो गया। और जब कभी भी इस तरह का सिमेट्रिक फिगर होगा तो सेंटर से जो आप इस पॉइंट को मिलाएंगे वो इस जीवा को
90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे ही ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी तो हमें चाहिए ओ एस। ओ एस चाहिए तो ओ एस को मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये इक्वल इक्वल है, नहीं जानते हैं कुछ तो इसे भी आप एक्स मान लीजिए। दूसरा चीज, ये ओ से पी जो देख रहे हैं ये रेडियस हुआ। अब रेडियस है 10, अब 10 में इसको वाई कह दिए हैं तो ये आपका क्या होगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ओ वाई फाइंड करना है। अब सारे तरफ तो समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण, इधर भी समकोण, इधर भी समकोण, इधर भी समकोण, इधर भी चलकर या तो इधर या तो इधर आप दोनों समकोण त्रिभुज में चलिए और एक बार पी क्यू और एक बार क्यू, या एक बार आप पी आर और एक बार आर ओ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर हम इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर फाइंड करते हैं तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी 90 डिग्री के सामने कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस ये 10 माइनस वाई का स्क्वायर। दूसरा, अगर हम ओ क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, 90 डिग्री के सामने कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप देखिए पी क्यू का मान आपको पता है कि 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, और क्यू आर का मान आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब जैसे ही आप एक में से दो को घटाएंगे तो क्या होगा, 144 में से 100 जाएगा तो यहाँ 44 रह जाएगा और बराबर। ये देखिए इसमें ये घटेगा ना तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, और अब इसमें से इसको अगर घटाना है तो आप बताइए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाना है माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 20y इधर आके प्लस में हो जाएगा और 44 जाके घटेगा तो ये 56 हो जाएगा। फाइनली y बराबर 2.8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि OS का मान हमारा 2.8 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2.8 आ गया। ठीक है, हो गया। ये था 72 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 73 पर। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और 11th-12th वाली जो भी क्वेश्चन है वो आपको कौशलेंद्र सर कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 74 नंबर, ध्यान से इसको देखिएगा। 12 कॉट स्क्वायर माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, और जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम देख पहले तो ट्राई थोड़ा सा कर ले कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो क्या थीटा का कोई मान इसे सेटिस्फाई करेगा। फिर 0 90 रख नहीं सकते हैं, 30 45 60, 30 रखते हैं, 45 रखते हैं, 60 रखते हैं, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक ब्रेक करना होगा, क्वाड्रेटिक पर लेकर चलना होगा। यानी कॉट स्क्वायर को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो लिख ही सकते हैं। अब 12 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा -12 -31 कॉसेक थीटा और प्लस में 32 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस का 31 कॉसेक थीटा, 32 में से 12 गया है प्लस 20 और बराबर 0, बराबर 0। अब ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए ये 12 कॉसेक थीटा और -31, 12 कॉसेक स्क्वायर -31 कॉसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को ब्रेक ब्रेक करना तो आपको शॉर्टकट में आता होगा, क्या कि बीच वाले को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए, है ना। यानी कि देखो कॉसेक स्क्वायर ही कॉसेक है और ये 20 है, या अचर पद है, ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये क्या है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है।
तो आप इसे ही, इसलिए हम इसको बीच वाला कहे हैं, इसको ऐसे दो टुकड़े में ब्रेक करना है 31 को कि मेरे दोस्त जोड़ने घटाने से 31 आ जाए माइनस में, और गुना करने से ई दोनों का गुणनफल यानी प्लस में 240 आ जाए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे दो टुकड़े में तोड़ेंगे, वो 16 होगा और वो हमारा 15 होगा। ठीक है, अब 16 और 15 हमने इसे ऐसे दो टुकड़ा में ब्रेक कर दिया है, जिसके जोड़ने घटाने से हमारा -31 और गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाए उसके बाद स्क्वायर वाले के गुणांक, जैसे कोसेक स्क्वायर का गुणांक है ना 12, उससे आप दोनों में भाग दे दीजिए और फाइनली साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करिएगा, ये 4/3 हो जाएगा और ये हमारा 5/4 हो जाएगा। ये दोनों ही किसका मान है? कॉसेक थीटा का मान है। ठीक है, अब कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास 4/3 आ गया है और 5/4 आ गया है। हमें क्या कहा था? टेन थीटा का मान बताइए। अब ये देखिए, ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास लंब है। यहाँ आधार निकालेंगे तो हमारा √7 आएगा। तो इस अर्थ में टेन थीटा अगर यहाँ पर फाइंड करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे आधार √7। अगर हम यहाँ रेशनलाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो √7 से गुना भाग करेंगे, ऊपर हो जाएगा 3√7 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, बाकी रहा इसकी बात। तो अगर इससे हम फाइंड करते हैं तो कॉसेक बराबर 5/4 भी है, तो ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा मेरे दोस्त लंब हो गया। यहाँ से अगर हम आधार फाइंड करते हैं तो 3 आता है, यानी इस हिसाब से टेन थीटा फाइंड करें इसके हिसाब से तो आपका लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। करंटली आई एम प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बीपीएससी डियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब हम आ गए 75 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या को जब 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर आता है। तो बताइए वो संख्या क्या होगा? जानते हैं, इन सब से भाग दें और 4 रिमाइंडर आए, ऐसा नंबर कौन सा होगा? ऐसा वो नंबर होगा जो इन सब से कटने वाली, अर्थात इन सब के एलसीएम से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा, क्योंकि कटने वाली से ज़्यादा रहेगा तभी रिमाइंडर आएगा। तो इन सब से कटने वाली नंबर तो हमारा 840 है। अगर हमें 4 रिमाइंडर चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा 844। ठीक है, तो 844 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसको देखिए, 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? दोनों के x वाले को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, दोनों के y वाला को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये हमारा 0, 0 हो गया। यही इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आइए बढ़िए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसको देखिए, ये हमारा क्या है? कहता है के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल समान तब होते हैं जब विवेचक 0 होता है, यानी b² - 4ac हमारा 0 होता है। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप b² करोगे तो कंपेयर करोगे ना, ax² + bx और +c = 0। अब यहाँ b बराबर 4√3 है, ये 4√3 का स्क्वायर होगा -4ac, ये हमारा 4 है और c हमारा क्या है? ये बराबर 0। अब ये होगा 16 तिया 48 और -16 के और बराबर 0। 48 बराबर 16 के, यहाँ से के का मान हो जाएगा 3।
ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सारा क्लास कल से ओपन हो रहा है। आप लोग अपने अपने टाइम पर जहां जो जैसे ऑफलाइन चलता था, आप वहां पे आ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, 12,000, ध्यान देना, 12,000 रुपए की राशि पर 2.5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता हो? निकटतम 1 रुपया तक बताइए। देखिए, 2.5/8 का मतलब हुआ पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, लेकिन तीसरा साल केवल 8/5 भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमारा रेट है 8%, हमारा रेट है 8%, 5/8, देखिए ना, ये जो रेट है ना मेरे दोस्त, 8%, ये वार्षिक रेट है। तो पहला साल पूरा पूरा तो 8%, दूसरा साल पूरा पूरा तो 8%, और तीसरा साल में क्या है, केवल 5/8। तो हमारा रेट भी काम क्या करेगा, जो भी रेट है हमारा वार्षिक रेट, उसका 5/8 ही काम करेगा। जब 8 का 5/8 निकालेंगे तो 5% हो जाएगा। ठीक है, अब हम चूंकि प्रिंसिपल ऐसा देख रहे हैं 12,000, तो हमें रेशियो से बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लें, 8 8 सक्सेसिव लगा दें, 16.64 हो जाएगा। और अब इसका निकाल दे 5 के साथ, तो लीजिए, x+y, x और इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा हो जाएगा 21.64, और प्लस 4, 5 चौके 20, 30 और 2 32, 80 और 3 83, 2 अंक पहले ही दशमलव है, नीचे में 100 के कारण 4 अंक पहले हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा 0 2 4 3 7, ठीक है, 8 6 14 और 21 और 1 22। तो मेरे दोस्त ये इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट। इतना परसेंट किसका, 12,000 का। तुरंत आप 12,000 का निकाल लीजिए, 4720 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत से 2 जीरो तो हमारा चला गया। अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 0 0, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 12 चौके 48, 48 और 8 हो जाएगा 56, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, और 12 दूनी 24 2 26। 4 अंक पहले डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। दशमलव के बाद पहला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 2697 हो जाएगा, लगभग लगभग। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आपका कोर्स किस एप्लीकेशन पर रहता है? हमारा कोर्स प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर रहता है। आप लोग जो भी कोर्स उसमें परचेज करना चाहो, रेलवे स्पेशल, फाउंडेशन स्पेशल, जो रेलवे एसएससी दोनों का होता है, टीचर स्पेशल, हर तरह का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर हमेशा जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि एक ही मेथड परफेक्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कई तरीके हैं बनाने के, लेकिन डाटा के हिसाब से जो जिस वक्त नियम परफेक्ट बैठता है, जो टाइम कम लेता है, वही सबसे बेहतरीन मेथड होता है। अब जैसे देखिए, हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दो। ABCD ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ABC और D। हमें कहा गया BC का मध्य बिंदु P है और CD का मध्य बिंदु Q है। इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये
फेमस रिजल्ट, ठीक है। कभी भी किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर किसी एक शीर्ष को दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाता है, ये मेरे दोस्त 37.5% होता है पूरे समांतर चतुर्भुज का। यानी हम ये कहें कि पी क्यू आर सॉरी एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बराबर 37.5% का मतलब 3/8 होता है। 3/8 किसका? पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, ठीक है। ये 3/8 होता है। अब एक बात और जान लीजिए जो आपको पहले से पता भी है, किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर, किसी समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल है वो पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब ये मेरे दोस्त हमारे पास 12 है और ये भी हमारा 12 है, यानी ए बी सी और डी, ये हमारा 12 है और ये भी हमारा 12 है, ठीक है। अब हम आपसे ये कहेंगे कि ए हमें दिया हुआ था 12, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के डायगोनल उसे तो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 24 हो जाएगा। 3/8 और गुने 24, तो मेरे दोस्त ये हमारा 9, ठीक है। सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये देखिए ये क्या है। देखिए हमें कहा है ए और बी का एलसीएम 42 है, तो आप बताइए 5 ए और 11 बी का एलसीएम क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप यहाँ देखो 5 ए और 11 बी का एलसीएम क्या होगा। तो 5 ए और 11 बी का एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधे सीधे देख लो ना कि ए और बी का तो पता नहीं उसमें क्या कॉमन आएगा, लेकिन 11 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो 55 तो जरूर हो जाएगा। तो 11 और 5 का एलसीएम 55, ए और बी का एलसीएम पहले से दिया हुआ है कितना, 42। बस इसे गुना कर दीजिए। आप जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 एक 21, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 एक 21, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 2310। ये हमारा 2310 हो जाएगा। अब इसको देखिए, एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर है। अब आप यहां देखो 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 54, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। यहां से भुजा का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब घन का आयतन कहोगे तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और मैंने पहले ही कहा कि 12th के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कौशलेंद्र सर कराएंगे 11 12th वाला। एक समकोण त्रिभुज, मैं 11 12th का वही टॉपिक टच करता हूँ जो 9 10th का कॉमन होता है, ठीक है। क्योंकि 11 12th के स्पेशलिस्ट अपने टीम में हैं, तो जो उनके हिस्से का क्वेश्चन है वो वही कराते हैं, ठीक है। और मैं मेरे दोस्त आपको वही कराता हूँ जो मेरे हिस्से का होता है। चलिए अब जैसे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो 9 10th और 11 कॉमन होता है, ट्रिगोनोमेट्री कॉमन है, प्रोबेबिलिटी कॉमन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉमन है, स्टैटिक्स कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको तो मैं ही कराता हूँ, है ना। और कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, टेन ए बराबर 4/3 है, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC की लंबाई क्या होगी, ठीक है।
तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास बी समकोण है। ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये देखो, या यहीं पर ये रख दो और मेरे दोस्त इसको सी कह दो। ठीक है, अब आप यहां देख लो कि ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा टेन ए है, टेन ए बराबर क्या है, 4/3। अब टेन ए बराबर 4/3, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, टेन ए बराबर 4/3, जिसमें हमारा 4 क्या है, लंब है, और आधार क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब देखिए ना, एंगल ए के लिए यही तो लंब होगा और यही तो आधार होगा। ये हो जाएगा कर्ण हमारा, ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अब यही ए सी जो है ये हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हो, एक रेशियो का मान हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। अब जब एक का मान हमारा 5 होगा तो मेरे दोस्त बी सी क्या हो जाएगा, तो एक का मान अगर 5 तो 4 का मान हमारा 20 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये देखिए, हमारे पास एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, और आप रोम्बस में अच्छी तरह जानते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए विकर्ण हमारा 16 सेमी लंबा है। अगर विकर्ण हमारा 16 सेमी लंबा है, ये हमारा 8 और 8 है, और ये हमारा कितना है, 17। ठीक है, तो अगर भुजा हमारा 17, ये हमारा 8, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है। एक को 90 डिग्री है, जिसमें कर्ण हमारा 17, ये हमारा 8, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, अगर ये हमारा 15 हो गया तब तो ये भी 15 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो हमें दूसरा डायगोनल ही तो मांग रहा था। तो दूसरा डायगोनल 15 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो बिंदु के बीच की दूरी, ये तो आप सभी को पता है क्या, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो -2 -4 -6 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 -4 0 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये हमारा 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये देखिए, किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो, तो दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, अब यहां देखो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में जो तय दूरी होता है वो उसके परिधि के बराबर होता है। ठीक है, और परिधि तो आप जानते हैं कि 2πr होता है। 2 पाई का मान 22/7, और आर हमारा कितना है, 35 और बटे 44, 35 और बटे 44। ठीक है, अब एक चक्कर में इतना दूरी तय किया है, तो दो चक्कर में क्या होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर 22 दूनी 44, 7×5 = 35, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त आप काम करते रहिए, सही से समझते रहिए कि आज जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसका डिस्कशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एक 14 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 और 2 है, तो इसका आयतन क्या होगा। आप सब जानते हैं कि यही हमारा छिन्नक है। ठीक है, यही हमारा छिन्नक है। दो सेमी और 5 सेमी, और ये हमारा क्या हो गया है, 3 सेमी।
मेरे दोस्त इसका आयतन निकालना है। छिन्न का आयतन क्या होगा? 1/3 πh बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 का मान 22/7। एच कितना है? 14। आर स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 5 दूनी कितना? 10। ये 44 और बटे 3, 25 4 29, 29 और 10 मेरे दोस्त 39। अब यहां से हम देख रहे हैं 3 से 13 पार, 13 चौके 52 और 52 और 5 हो जाएगा 57। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 572 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, 13 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या हो? देखो हमारे पास एक वृत्त है और इसकी एक जीवा है। ठीक है भाई। और ये जीवा केंद्र से, और ये जीवा जो है ना, केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है। सेमी है, सेमी है तो सेमी है। मेरे दोस्त जब भी दूरी मापा जाता है ना किसी पॉइंट से किसी रेखा पर, तो बिल्कुल सीधी दूरी लंबिक दूरी होती है और केंद्र से जीवा पर डाला गेलम जीवा को बाइसेक्ट करती है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो इसका है ये आपका 13 सेंटीमीटर है। जब ये 13 ये 5 है तो ये क्या होगा? 12। ये 12 तो हमारा ये भी 12 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा जीवा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 सभी लोग बना रहे हैं। ठीक है। चलो चलते हैं। अब आप इसको देख लीजिए, ये क्या है? यदि किसी लंबवृत्त या बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाती है, ऊंचा 10 सेंटीमीटर कम हो जाती और ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता, ठीक है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? अब आप यहां देखो, पाई आर इंटू आर और इंटू एच, ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक है। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। देखो अब ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट थोड़ी ना होता है। अरे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए उसे हम लोग साइड कर देते हैं। ओके। दूसरी बात, त्रिज्या को 10% से कम कर रहे हैं, तो 10% से कम करने का मतलब 1/10 से कम करना, 1/10 से कम करना। और ऊंचाई को 20% से बढ़ा रहे हैं, मतलब 1/5 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आयतन में क्या फर्क पड़ेगा? तो जो इसका सक्सेसिव होगा, जो इसका सक्सेसिव होगा। ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल देखिए, सक्सेसिव इनिशियल फाइनल से भी निकलता है। 1/10 की कमी का मतलब 10 से 1 कम होकर के 9 हो जाएगा। 1/10 की कमी का मतलब 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा। और ये 5 से 1/5 से बढ़ने का मतलब है कि 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 500 हो जाएगा और 6 और 6 अठे 48। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार लगातार चेंजेस होने के बाद 500 की चीज 486 हो गया है, यानी प्रतिशत कमी हुआ है। कितने की कमी हुआ है? 14 की कमी हुआ है। किससे? 500 से और इंटू 100। अब आप यहाँ पर देखिए, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। ये 2.8% की कमी होगा और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमें कह रहा है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे, ठीक है, अगर मैं इसे बी और इसे सी कहूंगा, तो जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो वैसी स्थिति में अगर हम स्लोप निकाल लें ए बी का, ठीक है, और स्लोप निकाल लें बी सी का, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का स्लोप निकालेंगे तो भी इसी रेखा का निकलेगा, बी सी का स्लोप निकालेंगे तो भी इसी रेखा का निकलेगा, ठीक है। और 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x, ठीक है। अब यहां देखिए, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम ए और बी से पास करने वाली लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1, -4 और -2 बाय x2 माइनस x1, -3 और माइनस के बराबर होगा ई दोनों पॉइंट से निकलने वाले गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1, y2 और माइनस y1 और बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखिए, अब इसे सॉल्व करिए, माइनस कॉमन करके कट कर लीजिए तो यहां पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस के बराबर, यहाँ हो जाएगा -5 और माइनस माइनस +4 तो -1 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो -3 और माइनस के और बराबर ये हो जाएगा हमारा 60, तो माइनस के और बराबर हो जाएगा 57, सॉरी 57 कह रहे हैं, 63, -3 जाके जुड़ जाएगा तो के का मान -63 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे दोस्त ये हमें क्या कहा है, 24 सेमी त्रिज्या और 28 सेमी बीमा वाले, 24 सेमी और 28 सेमी डायमेंशन वाले यहाँ पर दो रेक्टेंगल हैं जिनका पेरिम सॉरी एक रेक्टेंगल है को समान पेरीमीटर वाले एक रोम्बस में बदला गया है। सवाल फिर से समझिए, 24 सेमी और 28 सेमी डायमेंशन वाले एक रेक्टेंगल को इक्वल पेरीमीटर वाले एक रोम्बस में बदला गया है और रोम्बस का एंगल 120 दिया है, रोम्बस का एरिया मांगा जा रहा है। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत, आयत की डायमेंशन है हमारा 24 और 28। तो मेरे दोस्त 24 और 28 हमारा डायमेंशन है, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं सेम पेरीमीटर वाला एक रोम्बस बनाया गया है। अगर इसकी साइड को मैं ए मान लूँ, साथ ही साथ इसका एक एंगल दिया गया है 120 डिग्री। हमें कहा दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब ये देखिए हमारा 2, ये हमारा 2 हो जाएगा और इंटू, ये 4 से कटेगा 13 चौको 52, 26 और बराबर ए, 26 बराबर ए। यानी कि हमारे इस रोम्बस का साइड निकल गया 26, ये निकल गया हमारा 26, ठीक है। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखना, अगर हम एरिया रोम्बस का एरिया निकालने जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा। अब देखिए रोम्बस का एरिया 3 तरीके होता है, कभी भी रोम्बस का एक साइड और एक एंगल दे दे तो रोम्बस का एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो 26 का स्क्वायर
676 और इंटू साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। 338 √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। एक डब्बे में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंद हरे कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो दोनों गेंद हरे कलर का होगा तो हरा कलर का 6 ही गेंद है, इसी 6 में से कोई 2 होगा, है ना। लेकिन निकाले हैं किस में से? 8 4 12 में से। कितना बॉल? 2 बॉल निकाले हैं। तो आइए देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। 6 पंचे 30/2, ये हो जाएगा 12 × 11/2। अब यहाँ से हम देखने चले जाएंगे तो 5 और/22, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 92 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर देखिए, इसे हमें P/Q के फॉर्म में बदलना है। ये हो जाएगा 2343। पूरा नंबर को एज इट इज लिख दो, दोनों पर रेकरिंग है, उसके लिए 9 का प्रयोग करो और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को घटा दो। ये हमारा हो जाएगा 2320 और बटे 99। 2320 और बटे 99। चलिए ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 समीकरण दिया है और उसके हल के बारे में पूछा जा रहा है। आइए, A1/A2 2/4, B1/B2 3/6 और C1/C2, इस पर 5 आएगा तो C1 -5 बनेगा और वो इस पर आएगा तो -15 बनेगा। आप ये देख सकते हो कि 1/2 हो गया, ये भी 1/2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर हमारा नहीं है। ठीक है, तो इस अर्थ में हमारा क्या हो गया? A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इसे हम पैरेलल कहते हैं। और जब पैरेलल सिचुएशन आएगा तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हमें कहा गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें हम ये देख रहे हैं AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और इसका मध्य बिंदु R है। तीनों के मध्य बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बनाया गया। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाएगा उसकी एरिया 1/4 हो जाएगा। किसका? पूरे त्रिभुज के एरिया का। पूरा त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमें 8 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये हमारे पास 16 √3 होगा। अब यहाँ पर 1/4 और 16 √3 अगर करने चले जाएं तो 4 √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखिए, यह हमें दिख रहा है 7 cos² प्लस 5 cos sin² -6 बराबर 0। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम थीटा का मान रख के कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर सॉल्व करेंगे। थीटा का मान अगर 30 रखते हैं तो नहीं, 60 रखते हैं तो नहीं, 45 रखते हैं तो 7/2 5/2 6 6 -6 बिल्कुल हो जाएगा। यानी थीटा का मान 45 डालते हैं, 7 गुने cos 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 5 इंटू sin 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 और ये हमारा -6 हो गया जो बिल्कुल 0 हो गया। यानी कि LHS में 45 रखे हैं तो RHS हमारा आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? तो हमें जिसका मान चाहिए 45 डिग्री पुट करिए। ये हमारा cosec 45, ये हमारा tan 45 हो गया, ये हमारा sec 45 हो गया, ये हमारा cot 45 हो गया। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास √2 + 1 है और ये भी हमारा √2 - 1 है। ठीक है, अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं
नीचे माइनस है, √2 + 1 से गुना करेंगे और √2 + 1 से भाग देंगे। तो √2 + 1 इंटू √2 + 1, ये √2 + 1 बाहर हो गया, और a - b इंटू a + b, ये हमारा 1, नीचे 1 रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, देखिए त्रिभुज एबीसी में ये हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, जिसमें हम देख पा रहे हैं एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एडी एडी जो है वो कोण ए का बाइसेक्टर है। एडी जो है वो कोण ए का बाइसेक्टर है। एसी हमारा 21 है, और बीसी हमारे पास क्या है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें कह दिया गया कि ए बी का मान क्या होगा, एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात, एक बात लिखा गया है यहाँ पर कि बी डी जो है वो सी डी से 3 कम है। बी डी सी डी से 3 कम है। ठीक है, तो कैसे इसको बांटा जाएगा? तो बी डी अगर सी डी से 3 कम है, यानी सी डी जो है बी डी से 3 ज़्यादा है, तो आप पहले इनमें से 3 घटा दीजिए। 11 में 3 घटाइएगा 8, 8 को बराबर बराबर बांट दीजिए, 4 4। 3 ज़्यादा किसको रखना है, डी सी डी को, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, हो गया 7 और 4 11 भी हो गया। अब बी डी का मान सी डी से 3 कम भी हो गया। ठीक है, और अब लगाइए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का बाइसेक्टर बेस को उसी रेशियो में बांटती है जो उसके शेष भुजा का रेशियो होता है। यानी कि जो हमारा बी डी और बटा डी सी का रेशियो होगा, वही हमारे ए बी और ए सी का रेशियो होगा। बी डी हमारे पास 4 है और सी डी हमारे पास 7 है। ए बी हमारे पास x है और ए सी हमारे पास 21 है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 12। ठीक है, x हमारे पास 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? हम देख रहे हैं कि ओमेगा ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, लेकिन ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है ना? आइए ध्यान दीजिए, चेक करते हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्या हम इसको ओमेगा क्यू की पावर 33, ओमेगा की पावर 99 हो गया, और इंटू ओमेगा लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ, क्यों नहीं। ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा। बाकी उसको देखिए, तो ओमेगा की पावर 200 को क्या ओमेगा क्यू इसकी पावर 68, 6 × 18, 6 × 18, अच्छा। ओमेगा क्यू की पावर 66, 6 × 18, 6 × 18 19, 198 हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए, ओमेगा की पावर 3, उसकी पावर 66, ओमेगा की पावर 198 प्लस 2 ओमेगा की पावर 300 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, अरे 198 2, ओमेगा की पावर 200 चाहिए था, 200 तो पूरी जाएगा ना। आइए, ओमेगा की पावर 300 है, इसको तो ओमेगा क्यू की पावर 100 लिख ही सकते हैं। अब ओमेगा क्यू का मान 1 डालिए। अब आप यहाँ 1 डालिएगा तो 1 की पावर 33 तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। यहाँ 1 डालिएगा, 1 की पावर 66, 66 ही रह जाएगा। सॉरी, 1 की पावर 66 1 हो जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 की पावर 100 तो यहाँ 1 ही रहेगा, 1। ठीक है, और यही तो अभी हम आपको बताए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा 0 हो जाएगा। फास्ट रिवीजन बैच परचेज नहीं हो रहा है,
टेक्निकल टीम को फ़ोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं। अच्छा ठीक ही है, देखिए एक आध बार ट्राई करके होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए समझिए इसको। 4 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। देखिए 4 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कुछ ऊंचाई तक पानी पहले से भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें कहा कि 3 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला को इसमें डाला जाता है। जैसे ही आप गोला इसमें डालिएगा तो पानी का स्तर कुछ ऊपर उठेगा। मान लीजिए पानी का इतना स्तर ऊपर उठ गया, ठीक है। कितना स्तर ऊपर उठ गया? एक्स स्तर ऊपर उठ गया। तो हमें यही पूछ रहा है कि इस एक्स का मान क्या होगा, मतलब उस गोला को जब इसमें डालेंगे तो कितना पानी ऊपर उठेगा। तो हम यही ना कहेंगे कि ये गोला इसमें आकर जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो गोला जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, यानी ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। बाकी ऊपर उठे पानी का आयतन, तो पानी किस में है? बेलन में है। तो पानी अगर बेलन में है तो बेलनाकार शेप में ही ऊपर उठेगा, ठीक है। तो x मीटर की ऊंचाई के बेलन का आयतन लेना होगा। पाई r², 4 का स्क्वायर 16 होगा, इंटू एच, एच हमारा x हो जाएगा है। अब ये x से हमारा x हो गया। अब हम देखिए 4 चौके 16 कह रहे हैं, और 3 से हमारा ये 9 हो जाएगा। 4x और बराबर ये 9 हो गया। x बराबर हमारा 9/4 हो गया। x बराबर हमारा 9/4 हो गया। सर ओमेगा की पावर 100 नहीं ले सकते हैं। अरे यार, आप ले लीजिए कॉमन, कौन मना किया है, लेकिन तरीके से न बनाइएगा। देखिए यहाँ पर 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के बीच मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? हमें कहा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% ज़्यादा है। तो 6 का 50% 3 होगा, 3 जोड़ दीजिए हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7, बड़ी आर स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होगा, छोटी आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं 22, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 और बटे में 7। ये हमारा 990 है और बटे में 7 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 990 और बटे में 7 हो गया। अब देखिए, अब आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा नहीं लग रहा है, किस वजह से नहीं लग रहा है, ये तो मैं जानता हूं कि आप जरूरत से ज्यादा चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं, जबकि एक विद्यार्थी का ये कर्तव्य होता है कि कुछ चीजें नेगेटिव भी हो तो उसमें भी उसे पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आप लोग सिर्फ नेगेटिव लेते हैं, डेट भर गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है मत पढ़िए। जब एग्जामिनेशन आएगा बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी अब क्या ही कह सकते हैं। आप
बच्चा थोड़ी हैं कि आपको मोटिवेट किया जाएगा। आप बच्चे नहीं हैं। इस उम्र में आप हैं जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, काम की ज़रूरत होती है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना होता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, तो फिर जब आप 2 महीना 4 महीने के बाद जब आप शिक्षक बनिएगा, तो आप बच्चे को खाक मोटिवेट कीजिएगा। तो पहले तो आप खुद मोटिवेट रहना सीखिए, उसके बाद किसी को मोटिवेट रहना सिखाइएगा, ठीक है ना। तो बाकी आप समझदार हैं, आप समझिए चीज़ को। चलिए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिट है वो सेमी में है, तो सेमी आंसर होगा, मीटर वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, 100 नंबर हो गया है। आइए 101 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण ज्ञात करें। जब भी आपको प्रसरण फाइंड करना हो, आप माध्य निकालिए सबसे पहले। माध्य जब निकालेंगे, प्रसरण या मानक विचलन जब भी निकालना हो, तो आप सबसे पहले माध्य निकालिए। माध्य क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग। 9 8 17, 17 6 और 23 5 28, 2 30। ठीक, और बटे में कितने? 5। तो माध्य निकल गया हमारा 6। अब क्या निकालना है? डेविएशन का वर्ग, यानी कि आपको सभी चरमान में से माध्य को घटाना है और स्क्वायर करके लिखना है। चरमान तो आपका यही है, लीजिए। 2 में से 6 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। 5 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। 8 में से 6 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। और 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आइए। अब ये आपने क्या किया? डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया। जो आप डेविएशन का स्क्वायर निकाले हैं ना, अब आप इसका माध्य निकाल लीजिए। ठीक है, 5 टर्म है, 5 से भाग दे दीजिए। 17 और 13 30 होगा, 30 में 5 से भाग दीजिएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 हो गया। ठीक है, हो गया। अगर यहीं पर मानक विचलन निकालने कहता, तो रूट के अंदर प्रसरण होता। अब मेरे दोस्त देखिए, रूट के अंदर 6 है ना, रूट 6 हो जाता। प्रसरण हो या मानक विचलन, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब ये देखिए, ये क्या है? सरल रेखा y बराबर 2x-3 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो ये जो लाइन है ना, जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी, वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS बराबर RHS बना देगा। लीजिए, x की जगह 2, y की जगह भी 2 रख के देखिए। y की जगह 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 4 में से 3 गया 1, 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता है। 5 और 7, तो x की जगह पे आप 5 रखिए और y की जगह पे आप 7 रखिए। देखिए 10 में से 3 गया 7, 7 बराबर 7, बिल्कुल ये सही है ना। ये रखेंगे x की जगह पर 3, y की जगह पर 4, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी आपका जो ये इक्वेशन है वो 5,7 से पास करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहता है निम्न में से कौन एपी में है? एपी में वही होता है जो समान अंतर में चलते हैं। ये समान अंतर में नहीं चल रहा है, ये भी समान अंतर में नहीं चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 बढ़ा, फिर यहाँ देख रहे हैं समान अंतर है क्या? यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 100 से भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 100 बढ़ा, तो आप कैसे कह सकते हैं अंतर एक समान है? लेकिन आप यहाँ देखिए, 4 घटा है, 4 घटा है, 4 घटा है, यानी कि अंतर एक समान है। तो यही सी हमारा एपी में है। इसको देखिए, ये हमें कहता है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन बनेगा? 105 डेसिमल हटाएंगे, ये 1000 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 21 पंचे 105। और मेरे दोस्त 1000 जो आप देख रहे हैं, 21 पंचे 21 से काटेंगे इसको, ये 200 से कटेगा, 200 पचे 200 का मतलब क्या हो गया? 8, 8 गुने 125। ये हम, सॉरी, 8 गुने 125 कह रहे हैं, 8 गुने 25, 25 अठे 200। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी हो गया।
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए, हमें कह रहा है कि सर अ, इसकी इसके गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है। इसका मतलब यह है कि हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन मांग रहा है, प्राइम फैक्टर मांग रहा है। प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हैं, वो गुणनखंड जो अभाज्य हो, यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों दो चीज होता है। फैक्टर फैक्टर दूसरा चीज होता है और प्राइम फैक्टर दूसरा चीज होता है। दोनों ही पूछा जा सकता है। आइए दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहला काम है कि बेस को प्राइम बना लीजिए। ये देखिए, प्राइम तो है ही 11, 6 को प्राइम बनाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 की पावर 7 है तो दोनों की पावर 7 होगा। 35 की पावर 3 है तो 35 का मतलब क्या, 3 सॉरी 5 सते 35, पावर 3 है तो दोनों की पावर 3 होगा। और ये हमारे पास 11 की पावर 10। अब देखिए, सारे बेस प्राइम हो गए। ये भी आपका प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। साथ ही साथ यूनिक बेस भी है, कोई एक बेस दोबारा नहीं है। तो अगर जानते हैं आज फैक्टर की संख्या पूछता ना, सारे पावर को एक एक बढ़ा देते हैं। पावर 7 है तो 8, है ना, पावर 7 है तो 8, पावर 7 है तो 8, पावर 3 है तो 4, पावर 3 है तो 4, पावर 10 है तो 11। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर पूछेगा तो सारे पावर को जोड़ देना है, सारे पावर को। 7 7 14, 14 6 20, 20 और 10 30। तो हमसे प्राइम फैक्टर ही मांगा था, इसलिए 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको देखते हैं। ए, बी और सी एक त्रिभुज है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और ए सी का मध्य बिंदु एफ, मध्य बिंदु एफ है। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त ये समझना है कि ए बी हमारा 12, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के पैरेलल और लंबाई में आधी होती है। यानी अगर 2x है तो ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए ना, ए बी हमारे पास 12 है। अगर ये हमारे पास 12 है तो इसका आधा ये 6 होगा। बी सी हमारे पास 20 है, 20 का आधा ये 10 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट को मिलाया गया है। ठीक है, और सी ए हमारे पास 15 है, 15 का आधा हमारा 7.5 हो जाएगा। से तो यही कहा ना, 1/2। डी ई देखिए, 7.5 जोड़ लीजिए, नहीं की बार बच्चा थोड़े ना। 7.5 और 6 13, 10 23, 11.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, हमें कह रहा है एक समय पर किसी पोल की परछाई की लंबाई ऊंचाई का √3 गुना है। यानी छाया की लंबाई जो है वो ऊंचाई का √3 गुना है। अगर हम यहाँ पर छाया बटे ऊंचाई करेंगे, ये √3/1 होगा। ए, अब मेरे दोस्त ध्यान दो, ये हमारा ऊंचाई है और ये हमारी परछाई है। ओके, अब मेरे दोस्त हम ये देखते हैं
कि ऊंचाई हमारा 1 है और छाया हमारा √3 है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त आप एंगल देख लीजिए, ये √3, ये 1, 1 के सामने 30 डिग्री, √3 के सामने 60 डिग्री, तो आज उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आप इसको देख लीजिए मेरे दोस्त, हमें कहा गया कि 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक मैदान है। ठीक है, ये देखिए आपका एक मैदान है, और इस मैदान के ये जो डायमेंशन है वो 1000 मीटर है, और ई मेरे दोस्त हमारा 30 मीटर है। हमें कहा इसके कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा जाता है, एक, और इस गड्ढे की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई हमारा 30 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो हमारा 12 मीटर। ठीक है, हमें कह रहे गड्ढा खोद कर जो मिट्टी निकालते हैं उस मिट्टी को शेष भाग में फैला देते हैं। ठीक है, ये मिट्टी कितना ऊपर उठेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमने मिट्टी फैलाया कहाँ है। तो मेरे दोस्त उसके लिए पूरे एरिया में से जितना एरिया में गड्ढा खोदे हैं उस एरिया को हटाना होगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि एरिया को गहराई से, इस एरिया को गहराई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1000 × 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। देखिए ना, लंबाई और गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये जो 30,000 आया है ये तो पूरा एरिया है, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई तो 40 × 30 यानी 1200 को हटाना होगा। जैसे यहाँ 1200 को हटाएंगे 28,800 हो जाएगा। यही 28,800 है जिसमें मिट्टी फैलाई गई है। जो कुछ भी ऊंचाई होगा इसी में ऊंचाई होगा। जैसे ही एरिया में ऊंचाई आ जाएगा तो ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम है? मिट्टी जो इस पर डाला गया तो ये घनाभ बन गया था, उसी घनाभ का वॉल्यूम है। घनाभ बना किसकी वजह से? मिट्टी की वजह से। यानी ये आयतन जो होगा निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। मिट्टी निकाला गया घनाभ से ही ना, इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। मिट्टी का आयतन लेंगे तो जितना अंदर गड्ढा करेंगे उतना ही मिट्टी है ना, इसी से मिट्टी निकालें तो इसका आयतन ही मिट्टी का आयतन होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ये जीरो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म हो गया। 4 × 12, 12 × 12 = 144, दूनी 100, 288, 2h बराबर 1 हो जाएगा, h बराबर 0.5 हो जाएगा। ये हमारे पास 0.5। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आइए। दे रहे दो, ध्यान दो। हमारे पास आज एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया है कि B से होकर के एक सर्कल खींचा गया है। B से होकर सर्कल गुजरेगी और AC को D पर टच करेगी। ठीक है, चलिए गुजारते हैं। और हमें यह भी कह दिया है कि D जो है वो AC का मध्य बिंदु है, D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलो, तो अगर हम B से होकर सर्कल को गुजारते हैं, ठीक है, तो आप मेरे दोस्त यहाँ देख पा रहे हो कि हमने क्या किया है। एक त्रिभुज ABC था, हमें कहा था कि पॉइंट B से होकर एक सर्कल पास करेगी जो AC को D पर टच करती हुई जाएगी। D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, चूंकि ये मिड पॉइंट है ना, और हमें एक और बात कह दिया है कि ये सर्कल जो है वो AB को P पर कट करती है और AP 2.5 है।
ये मेरे दोस्त 25 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, ये 2.5 है। चलो, ओके। साथ ही साथ ए बी और ए सी को बराबर भी कह दिया है। एक काम करो ना, इसको 2x मान लेते हैं। अगर ए सी को 2x मानते हैं तो ये भी 2x होगा। ठीक है, तो पूरा पूरा 2x, जिसमें ये 2.5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2.5 हो जाएगा। और ये 2x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, xx हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखो, हमें ए बी की लंबाई पूछा है, घबराने की कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, टेंजेंट एंड सेकेंड कंसेप्ट का यूज़ कीजिए। देखिए, ये आपके पास सेकेंड लाइन है और ये आपके पास टेंजेंट लाइन है ना। और किसी भी सर्कल में सेकेंट और टेंजेंट जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, पूरा सेकेंट यानी ए बी इंटू बाहरी सेकेंट यानी ए पी, और बराबर टेंजेंट का स्क्वायर यानी आपका ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, पूरा जो ए बी है आपका, ए बी को तो 2x माने हैं, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू ए पी कितना है आपका, 2.5, बराबर ए डी स्क्वायर यानी कि आपका एक्स ई का हो जाएगा। ओ सॉरी, स्क्वायर का है, हमको सिर्फ ए बी लेना है, 2x न लेंगे, इंटू ए पी तो 2.5 हो गया, बराबर ए डी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स चला गया, ये x बराबर हो जाएगा 2.5 दूनी कितना, 5। तो मेरे दोस्त x का मान 5 आ गया, और जब x का मान 5 आ गया तो ए बी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 10 निकल गया। ठीक है, चलो 109 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 110 नंबर क्वेश्चन की। अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab, और बाई नीचे हमारा ए बी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी, और बाई ए 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, 1/4। तो लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 इंटू, ये हमारे पास 1/4 है, और ये हमारा 1/4 है। फाइनली रिजल्ट 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 2 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो, हमें कह रहा है कि ये संपाती है, तो बताइए के का मान क्या होगा। संपाती का मतलब ये हुआ x1 और बाई x2 बराबर y1 और बाई y2। सॉल्व करोगे 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त देखो, कह रहा है कि इनमें से कौन बहुपद है। बहुपद वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, निगेटिव पावर ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2, यानी कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल की पावर निगेटिव हो गया है, बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, फ्रैक्शन वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर ना निगेटिव है ना फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको देखिए, y अक्ष पे स्थित किसी पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। y एक्सिस पर y का मान तो होगा, लेकिन x का मान 0 होगा। अब इसको देखिए, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण हमारा 25 है,
और अन्य दो भुजाओं में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 20, 15 और 25। तो देखिए 5 का अंतर हुआ कि नहीं? कहोगे हाँ सर। अन्य दो भुजाएं क्या होंगी? 15 और 20 हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? अब ये देखो, ये 5.2 3 3 3 3 3 3 3 बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा? 5.2 और 3 पर रेकरिंग। ठीक है, अब इस रेकरिंग को हटाने के लिए नंबर को एज इट इज़ कर लो, नंबर को एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, और रेकरिंग के बदले नीचे 9, बिना रेकरिंग वाले के लिए 0, और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को घटा दो। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में बदल गया, और जो पी वाई क्यू के फॉर्म में बदल सकता है उसे परिमेय कहते हैं। लेकिन इसको परिमेय कहने के लिए इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञान अवश्य होगा ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म को हम रेकरिंग से लिखते हैं, जिससे पी वाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म परिमेय होता है। डायरेक्ट आपको मार देना चाहिए। देखिए, कॉस आधार बटे कर्ण, लंब निकालेंगे 24। टेन क्या होगा हमारा? लंब और बटे आधार। कॉट क्या होगा? आधार और बटे लंब। ये 168, और यहाँ हो जाएगा 576, 49, 625। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की ओर। 117, जब कभी भी इस फॉर्म का क्वेश्चन हो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, बस इतना याद रखना, जो ऊपर में है वही आपका बाहर आएगा। नहीं तो रेशनल, नहीं तो ऐसा करो ना, आप देख लो करके, नीचे माइनस है ना, 1 प्लस साइन से गुना और 1 प्लस साइन से भाग करके देख लो, होगा वही। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन बाहर आ जाएगा, ऊपर साइन है तो नीचे कॉस आएगा। ठीक है, क्यों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर कॉस हो जाएगा। अब 1 बाय कॉस हमारा सेक हो जाएगा, और साइन बाय कॉस हमारा टेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कह रहा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक भाज्य को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अब जैसे 12 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन क्या हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं? देखिए, 2 दूनी 4 तो 12, बिल्कुल लिख सकते हैं, सभी के सभी प्राइम है। लेकिन प्रत्येक भाज्य को अभाज्य के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ये कहना गलत होगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है? 175 शेयर से वार्षिक आय कितनी होगी अगर एक शेयर से तिमाही लाभांश, मतलब आय ही होता है, एक शेयर प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने स्टॉक एंड शेयर्स पढ़ा दिया है, और YouTube पर स्टॉक एंड शेयर्स का सबसे ज़्यादा व्यू उसी वीडियो का है जिसे मैंने पढ़ाया है। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा होगा 4.0 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, स्टॉक एंड शेयर्स जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखो, तिमाही लाभ, 3 महीने का लाभ अगर 3 रुपए है तो बारमाही लाभ क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर तिमाही लाभ 3 रुपए है तो साल भर का लाभ कितना होगा? 12 रुपए। 12 रुपए आपका इनकम होगा पर ईयर, इस पर, एक शेयर पर। जबकि कितना शेयर आपने मेरे दोस्त रखा है? 175 शेयर रखा है। एक शेयर पर 12 रुपए की इनकम, 175 शेयर पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 84, 6, 90, 2100 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि कहा, मैंने आपको 50 क्वेश्चन आज सॉल्व कर किया है। ठीक है ना, अप्रॉक्स 50। तो जो क्लास 9, 10th में जो 11th 12th के क्वेश्चन होते हैं वो, और जो 5-10 क्वेश्चन इसका रह गया वो, अगली क्लास
यानी कल मंडे को सॉल्व होगा। ठीक है, जब शुरू में आप देखोगे कि सुबह वाला 40 क्वेश्चन और उसके जस्ट बाद ये आपका सॉल्व होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।